हेलो दोस्तों, कैसे हैं यार सभी सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो आज मैं क्या किया हूँ, जैसे कि आपको पता है लगभग 20-25 दिन हमें हो गया अपनी रीजनिंग शुरू करे हुए, और मैं छोटी छोटी वीडियो, ज़्यादा आपका कोई टाइम नहीं ले रहा, और मैंने लगभग 6 चैप्टर इसमें करा दिए हैं। उन 6 चैप्टरों से लगभग 10 से 12 प्रश्न सीधे सीधे आते हैं आपको रीजनिंग में। अगर मैं बताऊं उसमें कौन कौन से मैंने करा दिए, तो एक पहला आपको अगर बताया जाए तो एक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कहाँ को बताया जाए, कोडिंग डिकोडिंग पहला तो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग मैंने ये आपको करा दिया है, ठीक है, जिसमें 4 से 5 सवाल आते ही आते हैं, सारा मैंने उसमें सारे तरीके का। दूसरा मैंने आपको कराया है लाइन अरेंजमेंट, लाइन अरेंजमेंट और सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें से जब आता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जब थोड़ा सा पेपर उसको टफ करना होगा तो तब इससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है, नहीं तो नॉर्मली नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तीसरा मैंने क्या कराया है, डायरेक्शन, दिशा। एक क्वेश्चन तो पक्का है, 2 भी आ सकते हैं। डायरेक्शन बहुत आसान है ये सब चीज़। देखो एक चीज़ याद रखो, मैं दोबारा दोबारा कह रहा हूँ, मिसगाइडेड आपको करने के लिए पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सच्चाई है। रीजनिंग हमारी पर्सनल लाइफ को जज करने के लिए है, हमारे थॉट ऑफ प्रोसेस को जज करने के लिए। पर्सनल लाइफ वर्ड के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, उसको वापस लेता हूँ। एक्चुअली हमारे थॉट ऑफ प्रोसेस को जज करने के लिए। बट अगर घूम फिर के कहा जाए पर्सनल लाइफ वाली बात भी, पर्सनल लाइफ का मतलब जो हमारा सामान्य जीवन है, हम सामान्य जीवन में सामान्य तरीके से कैसे सोचते हैं, उस वही है, उसी को क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया गया अलग अलग चैप्टर में। डायरेक्शन हो गया, घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, कोडिंग, ये सब तरीके से। लेकिन चलिए, डायरेक्शन हो गया एक, मैंने फिर 4th नंबर पर कराया घड़ी, 5th नंबर पर मैंने कैलेंडर आपको करा दिया है। इन सब से एक एक क्वेश्चन तो पक्का है, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन भी आ जाता है, घड़ी से भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और फिर 2 क्वेश्चन जो पक्का आता है वो है कथन और पूर्वानुमान, जो कि मैंने अभी कल और परसों 2 वीडियो में मैंने उसको समाप्त कराया है। जो ये मैंने करा दिए, जो मैंने क्वेश्चन करे हैं, मैंने आपको बताया था। देखो आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है, बहुत जल्दी मेरा अपना एक ऐप आने वाला है, उसके साथ ही बहुत ही जल्दी, आपको थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, मैं बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड पर आने वाला हूँ। मेरी सारी क्लासेस, सारे लेक्चर आपको डिजिटल बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे। ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। देखो मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, कोई समस्या नहीं है। बट ये मेरी इच्छा भी है कि जो ज्ञान मुझे पता है, जो लॉजिक मुझे पता है, जैसे तरीका मुझे पता है, इस वनडे एग्ज़ाम की जो कमज़ोर नस होती है ना, मुझे बहुत बारीकी से पता है। बाकी आप अपना टाइम जितना वेस्ट करना चाहो वेस्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे एक से एक मास्टर है, सब कोई है, सब पढ़ाते भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा। बट हमारा उद्देश्य शायद पीएचडी करना नहीं है। मेरे गुरुजी मुझसे ये बोलते थे जब मैंने एसएससी की तैयारी की, जब हमने नौकरी ली थी, और यकीन मानिए 8 महीने की कोचिंग उस टाइम, चूँकि टाइम लेती थी, 5 दिन क्लास चलती थी हफ्ते में, तो इसलिए 8-9 महीना कोचिंग को लगा। अभी तो हम डेली पढ़ाएंगे तो 3-4 महीने में कंप्लीट आप कवर कर जाओगे सब। तो 8-9 महीने की कोचिंग के बाद 3 महीने उनका पढ़ाया हुआ हमने बस प्रैक्टिस किया, और फिर नौकरी मिलनी शुरू हो गई। 2-3 एग्ज़ाम निकाले एक साथ। तो वो भी बोलते थे कि पीएचडी करनी है तो बाद में कर लेना, फ़िलहाल नौकरी की बात कर लेते हैं। तो नौकरी लेनी है तो उतना पढ़ना जितना हमें नौकरी दिलाएगी, हमें पीएचडी नहीं करनी है। और जिन चीज़ों पर पीएचडी करनी है वहाँ पे पीएचडी भी की जाएगी, लेकिन जहाँ पीएचडी नहीं करनी ना, वहाँ पे वही करना जिससे काम चलना है। तो फिलहाल रीजनिंग, और मैं आपको यही बता चुका हूँ, ये समझ लीजिए आपकी रीजनिंग पे कमांड, रीजनिंग से 50 से 55 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ, और मान के क्या, ये आपको गारंटेड रखना चाहिए अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो, अगर 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और सबसे ज़्यादा वेटेज है रीजनिंग का, इसलिए रीजनिंग को मैं सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा फोकस बार बार आपसे कर रहा हूँ। 50% सिलेक्शन आपका रीजनिंग डिसाइड कर देगा। 55 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके 55 में से 2 क्वेश्चन गलत हो जाए, 3 गलत हो जाए, 52-53 क्वेश्चन आपको बिल्कुल कमांड करना पड़ेगा, और बहुत आसान है। 55 के 55 करना आसान है, बच्चा कर भी लेता है सारा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता। वो 55 के 55 कर लेगा, लेकिन उसे 2 घंटे चाहिए 55 क्वेश्चन करने के लिए। तो यही सब जो बेसिक चीज़ें, वो आपको कोई इस पर कोई काम नहीं करेगा, मैं आपके साथ इस पर काम करना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ अभी आप थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ वही कीजिए। आप अभी जितना मैंने चैप्टर पढ़ा है उन सारी वीडियोज़ को देखिए, उनका नोट्स बना लीजिए, और उनको बार बार रिवाइज़ करते रहिए। मेरे साथ चलिए, तेज़ी की कोई ज़रूरत नहीं है।
अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, जितना टाइम है मैंने उस सही टाइम पे मैंने शुरुआत की है। मैं आपको कंप्लीट जर्नी करा दूंगा, आपको नौकरी आपके हाथों में दिला दूंगा, भरोसा रखिए। सेलेक्टेड हूँ, वनडे एग्ज़ाम की नस नस को जानता हूँ, फ्रॉड एग्ज़ाम है, तरीका पता होना चाहिए, बस सही गाइडेंस ज़रूरी है। मिसगाइडेड अगर हो गए बच्चे तो आसान चीज़ भी नहीं टूटती। गाइडेंस ज़रूरी है। एकलव्य को आपने जानते होंगे, अर्जुन को भी गाइडेंस मिला था, एकलव्य को भी मिला था। एकलव्य भी गुरुजी ने, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, तो उन्होंने उनकी मूर्ति बना ली और मूर्ति बना के उनके सामने उन्होंने अभ्यास किया। तो गुरु की और गाइडेंस की ज़रूरत तो है, लेकिन सही गाइडेंस की ज़रूरत है। मिसलीड हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप प्लीज़ जैसा मैं बोल रहा हूँ यार ऐसा फॉलो कर लो। जैसे मेरा ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर मैं भी वही रहा हूँ जो दुनिया कर रही है, लेकिन मैं आपको नौकरी दिलाना चाहता हूँ, ना कि इधर और उधर भटकाना नहीं चाह रहा कि आप इतना टाइम करो, ये करो, वो करो। एक डेढ़ मैंने अभी आपको देखा होगा, मैंने डेली करंट शुरू किया था। तो डेली करंट मैंने अभी 2 दिन ही देखा, मैंने यार क्या है ये डेली करंट के आधार पे मैं 1 घंटे आधा घंटे की वीडियो बना के तो आपका टाइम ही वेस्ट करना बाकी रह गया। तो मैं वीकली करंट लाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो करंट होती है, आज कोई करंट है तो हम आज के हिसाब से देख रहे हैं यार ये करंट है, बट हमें एग्ज़ाम के हिसाब से देखना है क्या वाकई वो करंट हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से। तो ये डिसाइड कब होता है, जब उस करंट को 2-4 दिन, हफ्ता बीत जाता है या महीना बीत जाता है, तब पता चलता है ये करंट से कुछ क्वेश्चन बनेगा भी क्या नहीं तो हर रोज़ तो हमें बहुत सारा करंट ही करंट नज़र आता है। तो आपको उस पर अपनी कोई दिमाग नहीं लगाना, जो मैं बताऊंगा उतना आपको वीकली में करंट देता रहूँगा, जो बनेगा जो ज़रूरी होगा, बस पीएचडी नहीं। और एक जनरल अवेयरनेस के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो समय समय पर रोज़ ला रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। बाकी जो एग्ज़ाम से टारगेटेड है करंट, डेली करंट के साथ जो फैक्चुअल करंट है वो वीकली लाऊंगा। तो चलिए आज मैंने एक अभी क्या शुरुआत की, जो 6 चैप्टर हमारे रीजनिंग के समाप्त हो गए। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए, ये कुछ पेपर हैं पिछले साल के कांस्टेबल के, ये 20 के, 2020 के, 2019 के, 2018 के, 2014 के, 2013 और 9, ये इतने जब कांस्टेबल हुआ उन सब के पेपर हैं। जिसे मैंने आज क्या किया है, इस वाले पेपर के 20-12-2020 के प्रथम पाली के 20 क्वेश्चन, जिसमें रीजनिंग और थोड़ी सी तर्क शक्ति वैसी है जो उस टाइम पुलिस से संबंध, मतलब आपके जनरल, आपके अगर कोई आपसे नॉर्मल बात पूछे तो उसका क्या आप आइडिया लाएंगे, वो क्वेश्चन है। मैंने उस तरीके से सवाल हल कराने की कोशिश की, मैंने आपको लेके जा रहा हूँ पेपर पे कि यार बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आधी चीज़ तो आपके जनरल जानकारी से संबंधित आ जाती है, आपको वो क्वेश्चन हो ही नहीं चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आज 20 क्वेश्चन, मतलब मैं इन सारे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं इन सब को कंप्लीट आपको यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। उससे आपको यही पता चला आखिर हमको करना कैसे, एग्ज़ाम में कैसे हल करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं करते अब। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी आ रहे हैं, जो भी मेरी वीडियो, प्लीज़ लगातार बने रहिए। आप लोगों के लिए मैं अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे वीडियोस के साथ, अच्छे जो ये मटेरियल है, जो पीडीएफ में जो कुछ दिखने में दिक्कत आ रही है, उन सब की समस्याओं को दूर करते जल्दी ही ऐप और डिजिटल बोर्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको कंप्लीट तरीके से मैं तैयारी कराने वाला हूँ, हर चीज़ की मैं खुद जिम्मेदारी लेकर, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, एवरीथिंग, पूरा 150 का क्वेश्चन आएगा तो 150 के 150 क्वेश्चन की 101% मैं जिम्मेदारी लेके, आपको कहीं नहीं भटकना, बस अपनी आंखों पे लगा के रखिए, दोनों साइड वाला जो घोड़े के अपनी मंजिल पर नज़र होनी चाहिए, और उस मंजिल में मैं आपका साथ निभाने के लिए खड़ा हूँ। भरोसा रखिए मुझ पर कि मैं आपको ज़रा सा भी मिसगाइड नहीं करूँगा, 100% वही चीज़ दूँगा जिससे आपको सिलेक्शन होगा आपका। जो भी नया बच्चा जिसने अभी कोई कंपटीशन में कदम नहीं रखा, जो भी आ रहा है, जो बी अभी इंटर पास कर गया, BA BSc BCom फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, जो भी है, जिसमें भी वो जो भी जुड़ रहा है, देखो भटकने के लिए बहुत मार्केट में सारे लोग एक से एक हैं, लेकिन यार अगर आपको सही गाइडेंस में सही चीज़ें ईमानदारी के साथ करनी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ आप आंख मीच कर मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपको यूपी पुलिस की आने वाली जो 55,000 वैकेंसी है कांस्टेबल की, उसमें आपकी एक सीट पक्की करा दूँगा। बस करना वही होगा, तरीका वही होगा जैसा मैं बताऊँगा।
क्योंकि मेरा तरीका नहीं हो, एग्ज़ाम को क्रैक करने का तरीका ही हुआ, वो जो आपको करना है हम बताएंगे, केवल हम समझाएंगे, हमें नहीं करना, वो आप ही को करना है। हम मास्टर नहीं, मास्टर आप हैं उस तरीके के जो आप उस एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे, उस तरीके को हम बताएंगे ये तरीका, लेकिन उसमें मास्टरी आपको हासिल करनी कि वो तरीका आपको एग्ज़ाम में करना है अप्लाई, और आपको एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं फटाफट आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 86 से मैं सारे, आप याद रखना वीडियो के हिसाब से कि मैं इसमें इस क्वेश्चन, इस पेपर में जो ये वीडियो, इसमें 86 नंबर क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, मैं सारे कंप्लीट कराऊंगा। मैंने यहाँ से किया, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए नहीं है, ये कराऊंगा, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन मैंने सोचा चलो फिर भी ना भी अगर मैं कुछ कराऊँ तो क्वेश्चन से देखो आपको क्या है चीज़ें समझ लेने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ दिए गए वेन आरेख में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। तो वेन आरेख जो दिए गए हैं नीचे, ये 3 वेन आरेख हैं, एक A B C और ये D, 4 वेन आरेख हैं। दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में छात्रों की संख्या रिपोर्ट दी। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए हैं। यहाँ वितरण 4 खेल A B C D में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है, और वेन आरेख में दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, कितने छात्रों ने वास्तव में 3 खेलों में भाग लिया, बस ये बात है। अब देखो वो क्या कह रहा है, उसने ये बोला है ऊपर कि 4 खेल हैं, खेल A, खेल B, खेल C, खेल D, इन चारों खेलों में अगर मैं इस गोले की बात करूँ तो इसका, इस गोले के अंदर जितने, चाहे वो और गोले में भी हों, लेकिन जो इस गोले के अंदर है इसका मतलब उन्होंने A तो खेला ही खेला है, बाकी इस गोले में है तो जैसे अभी देखो इनकी क्या है, इस जो बना के दिया है वो ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे ये 8 है, 8 C वाले खाने में भी है और A वाले खाने में, तो मतलब जो 8 बच्चे हैं वो C वाला गेम भी खेलते हैं, A वाला गेम भी खेलते हैं। ऐसे जैसे 4 हैं तो ये 4 बच्चे तीन खानों में आ रहे हैं, किसमें A वाला, देखो A वाला खाना ये जा रहा, C वाला खाना भी यहाँ से ये जा रहा ऐसे, तो C में भी आ रहे हैं और B वाले में भी कवर कर रहे हैं ऐसे। तो ये 4 जो बच्चे हैं ये 3 गेम खेलते हैं, और वो यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कितने छात्रों ने वास्तव में 3 खेलों में भाग लिया, 3 खेलों में। तो ये 4 जो है ये 3 खेलों में भाग ले रहा है। इसके अलावा और कोई संख्या है जिसने 3 खेलों में भाग ले रखा है? अगर आप देखेंगे तो ये 7 और हैं। ये देखो D में भी आ रहा है, A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है, तो ये 7 भी, तो कुल मिला के 4 + 7। इसके अलावा भी देखो 7 4 11 तो ये हो गया, मतलब 11 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 3 खेलों में भाग लिया। इसके अलावा और कुछ देखो है क्या? आप कहोगे सर 9 को देखेंगे, 9 देखो C में है और केवल B में है, 2 ही खानों में तो आ रहा है। 6 भी 2 ही खानों में आ रहा है, बाकी ये 20 ये तो केवल एक ही खाने के अंदर छिपे हुए हैं ना। 30 भी एक ही खाने में है, ये भी इकलौता है, मतलब एक ही, इतने बच्चे एक ही गेम खेल रहे हैं। तो अब आप समझ पाए होंगे, वो बोला 3 है तो 3 के लिए केवल ये 7 और ये 4 ऐसे बच्चे ने 3 गेम खेलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11। विकल्प में है ये रहा 11। तो ये जनरल तरीका था ना, कोई इसके लिए लॉजिक, कोई सूत्र, कोई फॉर्मूला, कोई क्लास की ज़रूरत नहीं है। सवाल को पढ़ो, सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नीचे देख लो, सवाल हो जाएगा। मैंने इसलिए इस सवाल को शामिल किया था। अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं रीजनिंग में आपको, लेकिन नॉर्मल चीज़ें, मैथ्स में ये चीज़ें, मैथ्स के द्वारा हम इसको कराएंगे आपको। अब ये कथन और निष्कर्ष वाले मैंने आपको करा दिए। देखो ये पहला वाला ही प्रैक्टिस वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, 2 सवाल इसमें आए हुए हैं इस पेपर में, ठीक है। 1 मिनट ज़रा थोड़ा पानी पी लूँ। सॉरी, ये तो जनरल बात होती है, आप समझ लीजिए। प्रश्न में एक कथन और उसके 2 तर्क, तर्क 1 और तर्क 2 देंगे। आपको ये तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क मजबूत और कौन सा तर्क कमज़ोर है, ये तय करना है। चलो तय कर लेते हैं भाई। कथन मैंने वही बताया था, कोई चीज़ होती है, कोई बात होती है, कह दी जाती है, फिर उसके संबंध में, जैसे होता है ना गांव में भी हम लोग देखते हैं, गांव में से किसी ने कोई बात कह दी, फिर उसके रिगार्डिंग बाकी वो लोग चुगली करते हैं, उसका मतलब निकालते हैं, मतलब अरे नहीं यार उसने ऐसा कहा है तो उसका मतलब ही होगा। तो इस तरीके से जब मतलब निकालते हैं, तर्क देते हैं अपने अपने, वो तर्क ही देखना होता है किसका तर्क सही है, कौन सा तर्क सही है। बस ये तर्क देखो, ये है ना जनरल बात है, हमारे जनरल जीवन की बात होगी ना ये। हम लोग आपस में यारों दोस्तों में रहते हैं, किसी ने कोई बात कही, फिर हम आपस में नहीं करते अरे यार उसकी इस बात का मतलब ये है, उसकी इस बात का मतलब ये, बस वही ये तर्क है।
उस तर्क में हमें सही वाला तर्क देखना है। आखिरकार इस जो ये बात है, कथन है, इस बात का मतलब क्या है। ये बात है यार, इतनी सी बात है, देखो ये अलग से इसका कुछ वो नहीं है, लॉजिक साइंस, ठीक है, इतनी सी बात। ये देखो, अब देखो कथन क्या कहा उसने, क्या सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों के ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है वो, क्या सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों के ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए, पूछ रहा है वो। अब मान लो दो लोग खड़े हैं, दो लोग अपना अपना अलग अलग तर्क दे रहे हैं। मान लो मैं ही हूँ, मैंने आपसे पूछा, हाँ भाई बताओ यार, क्या सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों के ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए कि नहीं। तो दो हो आप लोग, दोनों में से कोई एक क्या कह रहा है, हाँ फल महंगे होते हैं इसलिए उनसे बचना बेहतर है। मैं पूछ रहा हूँ फलों को स्वस्थ रहने के लिए ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए, आप क्या कह रहे हो। एक बंदा क्या कह रहा है, हाँ हाँ सर फल महंगे होते हैं इसलिए उसके, वो यार महंगे की बात नहीं हो रही, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा खाने से बचना चाहिए कि नहीं चाहिए। वो कह रहा नहीं सर फल महंगे हो रहे इसलिए खाने से बचना चाहिए। मतलब उसकी बात में मेरी बात का कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब उसका तर्क गलत है, समझ रहे हैं आप। दूसरा कह रहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, नहीं नहीं फल महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों का एक अच्छा पूरक है जो शरीर के लिए आवश्यक है। तो कह रहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए फलों के ज़्यादा सेवन से बचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अच्छी चीज़ है, इनको खाओ और इनको खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अच्छा है। तो दूसरा सही है, दूसरा तर्क मजबूत है। बात समझ गए ना आप मेरी। तो तर्क दूसरा मजबूत है। दूसरा तर्क किस में है, इस वाले विकल्प में। अरे दो कहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके से आप देखिए। चलिए अगला देखिए, दो सवाल हुए कथन और पूर्वानुमान से, ये उसी चीज़ से संबंधित है। अभी एक टॉपिक और थोड़े से कराऊंगा, एक टॉपिक और है वो भी करा दूंगा। तो ये सब वही हैं, बार बार उसमें वही कथन, यदि कथन और उसकी दो पूर्व धारणा दी गई, यदि कथन में पूर्व धारणा एक नहीं है तो ठीक है, ये है तो ये वाला है, ये मतलब इसको आप पढ़ लीजिए, इसको मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं। अब कथन देखो आप सीधा, और पूर्व धारणा देखते हैं। कथन के आधार पर हम पूर्व धारणाएं देखो। तर्क में ये हो गया, तर्क में और जरा सा आप इन क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि सोचें यार सर ने बोला तो सभी पूर्व धारणा, वो पूर्व धारणा नहीं। ऊपर वाला जो सवाल था कथन वाला, वो वर्तमान में बात चल रही, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो वो तर्क दे रहा है अलग अलग। पूर्व धारणाएं अगर मीनिंग ऑफ देखोगे तो मीनिंग सभी का वही है, पूर्व धारणा वही। फिर कोई कथन है तो उसके संबंध में पूर्व धारणा है, काम हो गया, वो पूर्व धारणा बना रहे हैं, तो बात वही है अगर देखा जाएगा तो मीनिंग। चलो देखो, धूम्रपान के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्सिनोजन फेफड़े को प्रभावित, देखो इसके साथ साथ हमें जीएस भी याद रखनी चाहिए। ये जीएस का क्वेश्चन ही बन गया, एक आपके साइंस का क्वेश्चन बन गया। आ सकता है क्या, सिगरेट के धुएं में कौन सा मतलब हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, कार्सिनोजन। ये जीएस का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आपको रजिस्टर मैं दोबारा बता रहा हूँ रजिस्टर कैसे बनाने हैं। एक रीजनिंग का रजिस्टर बनाना है जिस पर आप भी रीजनिंग कर रहे होंगे, चैप्टर वाइज सारा नोट कर रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए, मैं वही बता रहा हूँ जिससे आपको सिलेक्शन मिलेगा। एक इसी तरीके से मैथ का बना लीजिए, मैं मैथ कराऊंगा तब आप उसमें मैथ करना। एक हिंदी का रजिस्टर बना लीजिए, एक इसी तरीके से जीएस का रजिस्टर बनाइए, और जीएस का मोटा रजिस्टर बनाइए जिसमें हम कुछ पेज हिस्ट्री के, 50-60 पेज ज्योग्राफी के, 50-60 पेज पॉलिटी के, 20-25 पेज अर्थव्यवस्था के, 30-40 पेज साइंस के, 10-15 पेज यूपी के, और लगभग 50-60 पेज करंट के, और कुछ मिसलेनियस। तो उस मिसलेनियस में जहाँ आप मिसलेनियस का बना दो तो वहाँ पे ये लिख दीजिए, सिगरेट के धुएं में कार्सिनोजन हानिकारक पदार्थ पाया जाता है जिससे फेफड़े प्रभावित होते हैं, ये लिख दीजिए। करंट का क्वेश्चन बन गया। आइए अब वो क्या कह रहे हैं, इसलिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसने बोल दिया धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों है, क्योंकि कार्सिनोजन पाया। अब वो कह रहे पूर्व धारणा है, ये काम हो गया, मतलब हो रहा है जो भी पूर्व धारणा क्यों बना रहे, और धूम्रपान से मृत्यु होती है। दूसरी क्या है, जलने पर सिगरेट कार्सिनोजन उत्पन्न करती है। देखो धूम्रपान से मृत्यु होती तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल उस कथन में वो मृत्यु वाली बात को नहीं कर रहे, वो हानिकारक है। देखो डायरेक्ट एकदम धूम्रपान प्रॉपर तरीके से मृत्यु का कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि धूम्रपान के बाद तुरंत मृत्यु होगी, ऐसा नहीं होता ना। लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म तो हम जी भी रहे, लॉन्ग टर्म तो वैसे भी मर जाते हैं। तो इसलिए धूम्रपान इमीडिएट मृत्यु का कोई कारण नहीं है, इसलिए धूम्रपान से मृत्यु से संबंधित धूम्रपान हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, इतना ही सही है। मृत्यु कैसे बोल सकते हैं आप, मृत्यु का मतलब होता है कि कोई चीज़ खाई या सेवन की और तुरंत मृत्यु हो गई, तो ये इसलिए नहीं जुड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये नहीं जुड़ेगा, ये मतलब गलत है। फिर कह रहा
जलने पे सिगरेट इतना उत्पन्न करती है, तो बोल ही रहा है, मतलब जलने पे सिगरेट कार्सिनोजेन उत्पन्न करती है, तो यही तो बोल रहा है। कार्सिनोजन फेफड़ों को प्रभावित करता है, और वही बोला धूम्रपान तो वो उत्पन्न करती है तभी तो वो प्रभावित करता है। कार्सिनोजन ये सिगरेट कार्सिनोजन उत्पन्न करती है, इसीलिए तो कार्सिनोजन फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसलिए तो सिगरेट या धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो केवल दूसरा सही है जो इसके अकॉर्डिंग फिट हो रहा है, इसलिए हमारा ये केवल ये वाला देखो यहाँ पे, इसमें क्या है, पूर्व धारणा कौन सी थी हमारी, केवल 2 सही है, और केवल 2 सही है तो केवल 2 किस में है, बी में है। ठीक है, आओ अगला सवाल। ये मैंने अभी कट मार दिया था, ये मैथ का सवाल है, अलग से कराऊंगा, जब मैथ में आपको करा दूंगा। ये भी मैथ का सवाल है, ये भी मैं अलग से। अब आते हैं इस पे, डायरेक्शन पे। मैंने आपको डायरेक्शन के सवाल कराए हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट लगा लीजिए इसको, नहीं तो मेरे डायरेक्शन का वो देखो, यही तरीका है बस। अगर आपको अभी नहीं लगे सवाल तो आपको क्या करना, फटाफट डायरेक्शन के नोट्स पे जाइए, डायरेक्शन के सारे टाइप के क्वेश्चन दोहरा लीजिए, फिर इसको लगा के देखिए। चलिए अब मैं कराता हूँ फिलहाल। 4 दिशा होती है बताई थी मैंने, ये पूरब होती है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है। और फिर ये क्या, इनके बीच का भी एक दिशा बताई थी, ये उत्तर और पूरब के बीच में, इसलिए इसको उत्तर पूरब बोलते हैं। ये उत्तर और पश्चिम के बीच में, इसलिए इस बीच की दिशा, बीच के जितने भी दिशा होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। ये दोनों पश्चिम दक्षिण के बीच बोलेंगे, इसको पूर्व दक्षिण बोलेंगे। चलिए अब सवाल देखते हैं। वो कह रहा है बहुत आसान सी चीज़, ये कह रहा है दक्षिण पूरब, यदि दक्षिण पूरब पूरब बन जाता है, दक्षिण पूरब कहाँ है, ये है दक्षिण पूरब, और दक्षिण पूरब किधर बन रहा है, इधर को घूम रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में, और दक्षिण पूरब को क्या कह रहा है, वो पूरब बन जाता है। मतलब यहाँ ये 45 डिग्री पे दक्षिण पूरब है, तो 45 डिग्री और चल के या उससे नेक्स्ट वाली जो दिशा है, 45 डिग्री छोड़ो, दक्षिण पूरब के बाद इधर को, जब इधर हम चल रहे हैं तो इधर कौन सी दिशा है, पूरब, तो वो कह रहा पूरब बन जाता है। और उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है। देखो ये रहा, ये है ना उत्तर पश्चिम, ये वाला, ये उत्तर है पश्चिम, तो ये बीच वाला उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम वाला भी जैसे जब ये इधर को चला तो ये भी तो इधर को चल पाएगा, तो उत्तर पश्चिम भी नेक्स्ट वाली दिशा बन जाएगी, पश्चिम बन गया ना, तो हो जाता है। फिर दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है, ये है दक्षिण पश्चिम बीच में है, क्योंकि ये पश्चिम है ये दक्षिण है, तो ये दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम भी इधर चल के दक्षिण बन जाता है। इसी तरह बदल जाती है। तो उत्तर दिशा के लिए निम्न में से इनमें से कौन सी होगी, उत्तर किससे बनेगा, देखो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, पूरब उत्तर पश्चिम दक्षिण, ये है उत्तर पूरब। उत्तर पूरब के बाद कौन सी दिशा बनेगी, उत्तर बनेगी। तो यही तो बोल रहा है वो, देखो सॉरी यार, यही बड़ी समस्या थोड़ी इसमें लग रही है, लेकिन इसका समाधान जल्दी निकालेंगे हम। पूरब पश्चिम पूरब, अंग्रेजी में लिख दो ईस्ट वेस्ट, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये जो बीच का है, ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच, मतलब पूरब और उत्तर के बीच में, तो ये बोला था, जो कहलाता है उत्तर पूरब। अब अभी तक जो पूछ रहा था, अब उसने उसमें क्या पूछ लिया सीधा, अरे यार वो उसने इस सवाल में पूछा, मैं दिखा दूंगा नीचे चल के, कि उत्तर किससे बनेगा। भाई जो अभी हमने बाकी के 2 क्रम देखे, वो क्रम ऐसे तो चल रहे कि जो यहाँ बीच का था उत्तर पश्चिम, उसका उसने क्या माना, पश्चिम माना। जो यहाँ था दक्षिण पूरब, उसका उसने क्या माना, एक दिशा आगे बढ़ के पूरब मान लिया। तो ऐसे ही उत्तर जो ये बना है, ये किसके लिए है, इसका तो माना जाएगा, इधर को बढ़ेंगे तो जब, तो पूरब उत्तर का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। तो वो कह रहा है ना, तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सा है, तो उत्तर दिशा के लिए उत्तर पूरब हो जाएगा। उत्तर पूरब का ही तो उत्तर माना जाएगा, समझ पाए होंगे आप शायद। ठीक है, ये उत्तर पूरब है, और उत्तर पूरब की नेक्स्ट दिशा ही उत्तर है। तो उत्तर किसके लिए, उत्तर पूरब किसके लिए है, ये उत्तर पूरब के लिए है, तो उत्तर पूरब के लिए उत्तर है। ठीक है, चलिए मैंने एक वीडियो में भी पीछे करा दिया था ये घड़ी का सवाल, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन फिर भी चलो मैं करा देता हूँ। कुछ लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे,
बहुत आसान है, ये कुछ जनरल सवाल है। मैंने घड़ी करा दी, उसमें मैंने सारे टाइप के, ये बोला एक घड़ी अभी सुबह का 10:10 का समय बता रही है। यदि घड़ी 30 मिनट धीमी गति से चल रही है तो 7200 सेकंड के समय में क्या होगा। उसने बोल दिया अभी का समय क्या है, 10:10। मैं आपको जनरल वे में, जैसे हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जब हमें ऐसा सवाल लगे तो हम तुरंत क्या करना चाहिए, यार अभी वर्तमान समय क्या है, 10:10। वो ये पूछ रहा है कि 7200 सेकंड बाद समय क्या होगा, 7200 सेकंड बाद घड़ी में समय क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। लेकिन बीच में उसने एक बात और जोड़ी, 30 मिनट धीरे चल रही घड़ी, तो पहले 7200 सेकंड को हम मिनट में बदल लें। 7200 सेकंड को हम मिनट में बदल लेंगे, 60 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 करना 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 0, ये 120 मिनट हो गई। तो 120 10:10 में वो 120 मतलब 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा। 10:10 में वो 2 घंटा जोड़ो, कितने हो गए, 12:10। उंगलियों पे हो रहा है सवाल वैसे ही। 2 घंटे भाई, 120 मिनट आई ना 7200 सेकंड का, 7200 सेकंड का 120 मिनट आया, 120 मिनट का मतलब 2 घंटा होता है, चूँकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। अब समय हो रहा था 10:10, 10:10 में हमको 7200 सेकंड जोड़ने का मतलब इतने के बाद ही तो बोला ना उसने, इतने सेकंड के बाद समय क्या होगा, तो इतने सेकंड के बाद समय क्या हो गया, अब 12:10। 10:10 वो 2 घंटे जोड़े तो 12:10 हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि घड़ी 30 मिनट धीरे चल रही है तो समय क्या होगा, तो बस 12:10 में से 30 मिनट कम कर दो, क्योंकि 30 मिनट गति धीरे गति चल रही है। 12:10 की बजाय वो 30 मिनट कम दिखाएगी, तो क्या दिखाएगी, 11:40 AM, 11:40 AM, क्योंकि उसने बोला सुबह। ये भी ध्यान रखना, PM भी दे रखा है, मतलब 12 बजे के बाद का समय, दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक सब PM माना जाता है। रात 12 बजे से दिन के 12 बजे तक AM का मतलब, ये फिलहाल सुबह की बात चली तो 11:40 AM, ठीक है। चलिए फटाफट, ये मैंने कोडिंग डिकोडिंग कराया है, देख लीजिए ज़रा। मैंने इसमें आपको क्या बताया था, हमें इसमें नियरेस्ट देखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, पहले ही हम मतलब आप जब देखेंगे तो कुछ कितना डिफरेंस है इनका, मैंने बताया था। नंबरिंग लिख लो फटाफट, आप इसका लिखोगे 10 12, सही से लिख लेता हूँ, तरीका बता रहा हूँ। जैसे इनका नंबरिंग लिख लो, J का कितना होता है 10, L का 12, 8, 14, 6। इसी तरीके से ये बोलना चाह रहे हैं कि इससे ये आया है, तो बताओ इससे क्या आएगा, यही तो सवाल है, क्वेश्चन मार्क यहीं तो लगा हुआ है। ये निम्नलिखित 4 विकल्पों में कौन सा समरूप होगा, जब इससे ये आया है तो इससे क्या बनेगा। तो देखो इसका मैंने नंबरिंग लिख ली, J का 10 नंबर होता है ABCD के अकॉर्डिंग, L का 12 होता है, H का 8 होता है, N का 14 होता है, F का 6 होता है। अब इन P का भी, इसका भी लिखो, P का 16 होता है, R का 18 होता है, N का 14 होता है, T का 20 होता है, L का 12 होता है। अब ज़रा देखो, अब हम इन वालों में से इन वालों का संबंध देखने की कोशिश करेंगे, क्या क्या संबंध, सेम तरीके का संबंध है क्या, कुछ दिख भी रहा है दूर से कुछ। देखो 10 में को 6 जोड़ा, पहले से पहले का 10 में को 6 जोड़ा 16, 6 जोड़ा, 12 में को 6 जोड़ा 18, 6 का अंतर चल रहा, 8 में को 6 जोड़ा 14, 10 में को 6 जोड़ा 20 और 6 में को 6 जोड़ा 12, 6 का अंतर चल रहा। बहुत आसान सा सवाल आया था। तो भाई अब क्या करना है, बस आपको ये जो भी दे रखे हैं ये वाले डिजिट x, इनमें सब में 6 जोड़ दो और उत्तर हो जाएगा। x से 24 में कुछ 6 जोड़ेंगे। अब आप कहेंगे सर 6 जोड़ूंगा तो ये तो 26 ही तक तो होते हैं, 26 में कुछ 6 कहाँ से जोड़ के कहाँ लेके जाऊँगा भैया। 26 के बाद फिर आप ऑटोमेटिक उधर को उल्टा शुरू कर दो, ABCD ऐसे करके AB की तरफ चले जाओ, समझ रहे हो आप। 26 के बाद जैसे आगे, जैसे 24 था, x का मान 24 होता है, 24 में 6 जोड़ेंगे 30 हो गया। तो 26 के बाद कितना जोड़ा 4, तो 26 जेड पे ख़त्म हो गया। उसके बाद A से शुरू कर दो, ZA, इस तरीके से करूँगा, ZABCD। तो 30वां नंबर मतलब चौथा नंबर D पे जाएगा, तो D आ जाएगा पहला, D, इसके लिए D हो जाएगा। Z है 26 में वो 6 जोड़ेंगे, F का मान 6 होता है, F ये रहा, इसमें भी F है, इसमें भी F है। 2 विकल्प, ये वाला विकल्प तो कट गया पहला भी और ये वाला भी कट गया, 2 विकल्प कट गया। ये 2 विकल्प काम कर रहे हैं केवल, इन दोनों विकल्पों में एक उत्तर है कोई। अगला अक्षर देखो, अगला अक्षर है Y, यहाँ पे ये Y है 25 में 6 जोड़े 31 का मतलब क्या हो रहा है, एक तरीके से 26 में को 5 जोड़े 31 मतलब 5 मतलब E। तो E कहाँ है,
सॉरी, वो मुझे बाई दिख रहा था, ये वी है, वी तीसरा अक्षर। तो वी है क्या 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27, 27 का मतलब क्या 26 तक, तो जेड मतलब ए किस में आ रहा है, अरे यार सॉरी, 22 और 6 28 यार, मैं 22 और 5 27, 22 और 6 28, 28 का मतलब 26 में 2 जोड़ेंगे बी, तो इसमें आ रहा है देखो ये बी, ये आ रहा है बी, तीसरा अक्षर बी, इसमें बी नहीं, इसमें जे दे दिया, तो ये भी नहीं होगा, कट गया, तो आंसर हो गया ये वाला आपका। ठीक है, बाकी भी आप आगे वो कर लेंगे। बी का मान होता है 2, 2 में वो 6 जोड़ेंगे 8, तो एच का मान 8 आ गया। टी का मान होता है 20, 20 में वो 6 जोड़ेंगे जेड, तो जेड आ गया। चलिए अब ये है CEMRIUOQ अक्षरों के सेट में आए स्वरों को उसके अगले, देखो इसमें जो भी स्वर वो बोल रहा है, जो हमें बोलता जा रहा है ना, वो उसको ध्यान रखिए। अक्षरों के सेट में आए स्वरों को उसके अगले स्वर से, स्वर आपको पता है कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, अरे यार स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, चलो वो कह रहा है जो भी इसमें स्वर आए हैं उसको उसके अगले स्वर से कन्वर्ट कर दो। कहीं ए आया है तो इसका नेक्स्ट स्वर क्या माना जाएगा, ई। कहीं ई आया है तो उसका नेक्स्ट स्वर क्या माना जाएगा, आई है तो उसका नेक्स्ट स्वर क्या माना जाता है, ओ है तो उसका यू, और यू है तो फिर उसका नेक्स्ट क्या माना जाएगा, ए। समझ रहे हो, इस तरीके से ऐसे करके है। तो ये बोला जो भी स्वर है उसको उसके नेक्स्ट अगले स्वर से, ये बोला ना अगले स्वर से के साथ बदल दो, और व्यंजनों को उसके अगले व्यंजन के साथ। व्यंजन का मतलब वही ए तो स्वर हो गया, जैसे बी है तो बी आया है तो बी को अगले व्यंजन, बी का अगले व्यंजन क्या है, सी, तो बी की जगह हम सी कर दो, सी की जगह आप डी कर दो, इस तरीके से अगला व्यंजन इस तरीके से करना है। और करने के बाद उन सभी को क्रम में रख के और फिर आखिर में एक एस लगा दो, आखिर में एस लगा दो तो एक शब्द बनाया था। उस प्रकार बनने वाला शब्द कौन सा होगा, देख लेते हैं भाई कौन सा होगा। चलो आओ, पहला है सी, बोला ना उसने व्यंजन आया है तो उसके क्या, उसको अगले व्यंजन है, तो सी का अगला व्यंजन क्या हो जाएगा, डी। फिर आया ई, उसने बोला था स्वर, स्वर का अगला स्वर से, तो स्वर क्या आते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, तो ये ई आया है, ई का अगला स्वर क्या है, आई, तो ई को कैसे बदल दूंगा मैं, आई से, डी आई। लो भाई डी आई इस वाले विकल्प में, और किसी में डी आई है ही नहीं, इसमें डी ओ है, ये दोनों तो पहले ही कट गए डी दिखते ही, और ये दोनों बचे, इन दोनों में भी डी ओ है और डी आई है, तो डी ओ भी कट गया, जैसे दूसरा अंक निकाला तो डी आएगा, तो पहला ही विकल्प हो जाएगा। बाकी आप कर लेना इसको, आई हो गया। एम को, एम का अगला क्या आएगा, एम व्यंजन है, एम का अगला व्यंजन क्या है, एन, मैं चलो कराई दे रहा हूँ। आई का अगला, ये आई आया है ना स्वर, आई का अगला स्वर क्या है, ये ओ, देखो डी आई एन ओ, डी आई एन ओ, ये लिख रहा है यहाँ पे डी आई एन ओ। इसी तरीके से आर है, ये आर का अगला, आर व्यंजन, आर का अगला व्यंजन क्या होगा, एस, तो ये आ गया इसमें एस। फिर क्या है, यू है, देखो ये यू है, यू का अगला स्वर क्या आएगा, मैंने बताया था ना पीछे से, फिर यहाँ पीछे से आएगा, तो यू का अगला स्वर क्या हो जाएगा, ए, ये ए आ गया। फिर है ओ का अगला स्वर क्या है, यू, तो ये आ गया, देखो ये यू यहाँ पे आ गया। फिर है क्यू का अगला व्यंजन क्या होगा, आर, ये आ गया आर, और बाद में उसने बोला था एस लगा दो, तो ये एस लगा दे, ये हो गया सवाल। ठीक है, देखो अगला सवाल देखो, पंकज के पास भारत से MBBS और MD की डिग्री। अब ये देखो, ये कुछ सवाल ऐसे आए हैं जो आप एज ए पुलिस कांस्टेबल होने के नाते भी कोई आपसे पूछ सकता है। नॉर्मल है ये, रीजनिंग भी नहीं कह सकते आप, लेकिन एक तरीके तर्क कह सकते हैं, तो इसको रीजनिंग में ही रखा जाएगा। तर्क शक्ति है ये भी, लेकिन ये जनरल तर्क शक्ति है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। देखिए फटाफट, पंकज के पास भारत से MBBS और MD की डिग्री है, वह नौकरी खोजने के लिए अमेरिका चला जाता है। हालांकि अमेरिका में उसकी भारतीय योग्यता को मान्यता नहीं मिलती है और उसे नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। नौकरी मिलने के लिए पंकज को क्या करने क्या, ये जनरल बात पूछ ली किसी ने कि यार पंकज के पास MBBS और MD की डिग्री भी थी और वो अमेरिका गया, लेकिन उसे वहाँ पर नौकरी नहीं मिली, तो अब पंकज को क्या करना चाहिए यार। तो आप क्या सलाह देंगे, इनमें से 4 सलाह, इसमें देखो क्या है, इसमें चार सलाह दी हैं। अब उनमें 4 में सबसे अच्छी सलाह कौन सी, बस वही देखना है, सबसे अच्छी बात क्या होगी। वो आप क्या कहोगे, भारत वापस आ जाए और अपनी पुरानी नौकरी करे। क्या पुरानी नौकरी करे, अभी पुरानी नौकरी की ना इसमें कोई बात की गई, ना उसे पुरानी नौकरी करने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, पुरानी नौकरी की कोई बात नहीं। अन्य नौकरियां ढूंढे, जो मिले उसे स्वीकार, ऐसा भी लोग बोल सकते हैं, ऐसा भी ठीक है, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है यार अन्य नौकरी ढूंढे, वहाँ नहीं मिल रही तो और जो मिले उसे स्वीकार कर ले। फिर क्या कह रहे,
कड़ी मेहनत से अध्ययन करे तथा कोशिश कर स्थानीय परीक्षा पास करे ताकि उसे वह मान्यता मिल सके जिसकी उसे ज़रूरत है। बस ये अच्छी चीज़ है ना। फिर हम यही तो बोलेंगे ना, अरे यार ऐसा करें ना और मेहनत करें, और जो मान्यता की कमी रह गई अमेरिका में, जिस चीज़ की वो मान्यता की उसे नहीं मिल पा रही, तो मान्यता पास करे फिर क्या बोले अगला। और क्या कोई एक बंदा और क्या सलाह देगा? भारत लौटे और अमेरिका में नौकरी पाने की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए और अधिक मेडिकल डिग्री, कोई ये भी सलाह देगा। जिसकी जैसी जानकारी वो उस तरीके से सलाह देगा। लेकिन सबसे अच्छी सलाह जो लग रही है वो कौन सी है? सबसे अच्छी सलाह ये लग रही है ये वाली, कड़ी मेहनत से अध्ययन करे तथा कोशिश करे स्थानीय परीक्षा पास करे ताकि उसे मान्यता मिल सके। मान्यता मिल सके, मान्यता की बात चल रही थी, ठीक है, मान्यता की ही बात चल रही है। जैसे ही मान्यता मिल जाएगी उसको नौकरी मिल जाएगी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये मतलब एक बात है और उसमें चार लोग अपना अलग अलग, तो सबसे अच्छा तर्क जिसका होता है उसी को स्वीकार किया गया है। अगला सवाल देखो, जैन एक सामाजिक कार्य करता है जो भारत में लैंगिक समानता की दिशा में काम कर रहा है। लैंगिक समानता समझ रहे हैं आप? स्त्री पुरुष का जो डिफरेंस है, सेक्स रेशियो जिसको हम बोलते हैं, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो इस तरीके से, जो सेक्स जैसे 1000 पे कितना है, 944 स्त्रियाँ हैं, 943 स्त्रियाँ हैं, ये जो सेक्स रेशियो है तो वो चाह रहा है कि बराबर हो जाए, 1000 पुरुष हैं तो 1000 स्त्री हो। इसी के लैंगिक समानता बोलते हैं। लाने की दिशा में काम कर रही है। जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में कौन सा कदम उसकी मदद करेगा? फिर से यही बात मैंने पूछ लिया 4 बच्चों से, यार एक जैन है, एक लेडीज़ का नाम, और वो भारत में ये काम कर रही है, बताओ उसकी मदद किस चीज़ से मिल सकती है? 4 बात हैं, ये बताओ यार इनमें से कौन? तो चारों बच्चों आप कुछ कुछ बताओ जो भी। तो एक ने बोला लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीक का उपयोग करने की अनुमति नहीं दें। मतलब वो कह रहा लैंगिक समानता को बढ़ावा तब मिलेगा जब हम लड़कियों को मोबाइल मत यूज़ करने दो, ऐसा बोल रहा है एक। दूसरा क्या कह रहा है, निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। अच्छा। तीसरा कह रहा बाल विवाह को प्रोत्साहित करें। लैंगिक समानता का लाने तो वो कह रहा बाल विवाह करने दो। बाल विवाह समझते हो ना, 18 वर्ष से कम अगर उम्र की अगर लड़की है तो उसको बाल विवाह माना जाता है। और विवाहों में दहेज स्वीकार करें। क्या कह रहा है? वो कह रहा है दहेज स्वीकार करो और बाल विवाह करो, इससे लैंगिक समानता बढ़ेगी। साला कतई गलत है, ये गलत हो गया ना कतई, ये भी कतई गलत हो गया, दूर से गलत हो रहा। हम काट रहे हैं विकल्प, हमें विकल्प काटने पड़ेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहेगा, हम चारों में फिर ढूंढते रहेंगे। तो पहला और तीसरा तो हो ही नहीं रहा। महिलाओं को शक्ति से जुड़े पदों को लेने से हतोत्साहित करें। कैसे कह रहा है? मतलब जो शक्ति से जुड़ेगा होने का पद का मतलब है ऐसी पोस्ट, ऐसे पद, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो किसी भी तरीके के संस्थान में हो जहाँ पे उन्हें शक्ति मिले, तो हतोत्साहित करें। वो कह रहा है हतोत्साहित करो, उन्हें ऐसे पद लेने मत दो। हतोत्साहित करने मतलब ना दिए जाए, जहाँ पे महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून बनाने में मदद कर सकें। और फिर क्या कह रहा है, वो भी ऐसे पद जहाँ ऐसे पद पे मान लो कोई महिलाएं चले जाए जहाँ वो अच्छे कानून बना सके महिलाओं के लिए, तो ऐसे पद पे उन्हें जाने ही मत दो। ये भी साला उल्टी बात कह रहा है ना। अब भैया ऐसे पदों पे जहाँ वो महिलाओं के लिए अच्छे कानून बना सकती है तो ऐसे पदों में महिलाएं जानी ही चाहिए, मना कर रहा था, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा? ये बचा। कई बार हमें उत्तर नहीं भी समझ में आ रहा तो हाँ आप ये देखो कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते ना, तो जो बचा वो अपना आप उत्तर हो गया। मतलब आपको हो सकता था इन दो में कन्फ्यूजन लगे ना यार, ये और ये सही भाषा ना पकड़ पाऊँ तो हम ये भी कोशिश करनी चाहिए कि कौन सा नहीं हो सकता। ये भी एक आंसर तक पहुँचने का तरीका है। चलो अगला सवाल देखो, पारुल को निर्णय लेने का कौशल अच्छा है। पारुल को निर्णय लेने का कौशल अच्छा और उच्च स्तरीय, देखो ये एक बता रहे हैं एक व्यक्ति की विकल्प। देखो आप सेफ समझते हो आप, जो एक तरीके से खाना वाना बनाते हैं, जो अच्छे सेफ होते हैं, जो अच्छे हलवाई होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। वकील आप जानते हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर होता है, ये जज होता है। 4 ये पोजीशन दी हुई है, चारों प्रोफेशन है, पोजीशन नहीं प्रोफेशन है ये। तो इन प्रोफेशन के अकॉर्डिंग एक कोई बात बोली तो वो ये बात किस प्रोफेशन के हिसाब से है, बस ये सवाल है। तो ये हमारी जनरली बात तो है ना। मैं अगर इस तरीके से बात कहूँगा यार वो इतना अच्छा हलवा बनाना जानता है, ये है वो है, तो आप समझ जाएंगे अच्छा वो अच्छा सेफ है। मैं बोलूँगा यार वो बहुत अच्छा केस लड़ना जानता है, उसके पास LLB MM ये सब वो डिग्री है, बहुत अच्छा केस, वो कोई भी केस आज तक हारा नहीं, तो समझ जाओगे आप वकील हैं। मैं कहूँगा आज तक उसने एक से एक मरीज ठीक किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, तो आप समझ जाओगे डॉक्टर है। तो इसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि पारुल के बारे में क्या कह रहे हैं वो देखो। पारुल को निर्णय लेने का कौशल अच्छा। निर्णय कौन लेता है? जज लेता है यार, पहली लाइन में समझ। निर्णय लेने का कौशल अच्छा है, कोई बात नहीं, मतलब हम कन्फ्यूजन भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब इस सारी बात को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन है। और उसका उच्च स्तरीय व्यवहार के साथ उसका चरित्र उत्कृष्ट है, चरित्र भी उत्कृष्ट है। वह बहुत साहसी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। आसानी से नस्ल, धर्म, लिंग, राजनीतिक
इस धन और रिश्तों से प्रभावित नहीं होता, वो किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होता, चाहे वो नस्ल हो, धर्म हो, लिंग हो, राजनीति में कोई उठक बैठ हो। वह बहुत अच्छे संप्रेषण कौशल, मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल, वार्तालाप, जो सामने वालों को जो भी चीज़ें समझाई जाए वो अच्छे उसका अच्छा है। श्रोता भी अच्छा है, वो सुनता भी अच्छी तरीके से ही है। पारुल के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक पैसा है? दूर से दिख रहा है भाई, जज है। क्यों है जज? किसी चीज़ का भेदभाव नहीं करता। वकील भेदभाव कर लेते हैं क्योंकि उन्हें तो अपना फीस से मतलब, उन्हें अपना क्लाइंट चाहिए। वो महिला है तो महिलाओं की तरह भेदभाव, और महिला को केस आ गया तो महिला का, पुरुष आ गया तो पुरुष वाला जो पुरुष का केस लड़ाओ, पुरुष की ही जय जयकार रखेगा। वो भेदभाव करते हैं क्योंकि उन्हें अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग भेदभाव करना पड़ता है। बट जज को भेदभाव नहीं करता जज कभी भी। जज इन सब चीज़ से ऊपर उठ के एक सही निर्णय सुनाता है। तो ये किसकी विशेषता है? जज की। हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। चलो जी। ड्राइविंग करते समय वे निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। बताओ इनमें से कौन सा एक ऐसा काम है जो वो नहीं करेगा, बाकी वो कुछ भी कर सकता है? कौन कर सकता है? एम्बुलेंस चालक। एम्बुलेंस चालक को बाकी सब कार्य करने की आज़ादी है, लेकिन एक काम नहीं करेगा वो। देखो कौन सा कार्य करने की आज़ादी है, क्योंकि वो देखो इमरजेंसी चीज़ मानी थी, इसलिए उसको कार्य करने की आज़ादी। पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्किंग खड़ा करना है। हाँ बिल्कुल बात। मान लो कोई एकदम से अचानक लेके आया तो ये नहीं ढूंढना, पूछेगा पहले यार इस अस्पताल में कोई मरीज लेके आया, ये पार्किंग स्थान का है? नहीं, वो तुरंत आएगा, वो कहीं भी खड़ेगा, क्योंकि उसको मरीज पेशेंट को तुरंत पहुंचाना है। रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप साइन पे आगे बढ़ जाना, बिल्कुल एम्बुलेंस के लिए रेड सिग्नल की कोई अनिवार्यता नहीं है, ठीक है, वो सिग्नल पे आगे बढ़ जाएगा। मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना, अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। इस एक को छोड़कर जब वे ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ ड्राइव करना। हाँ तो ये क्या तो रहा ना, मानव जीवन को खतरे में डाले बिना, मतलब खतरे में डालना, गति सीमा से अधिक गति पे जाना। इमरजेंसी है, मानव जीवन खतरे में नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी उसमें तो वो अपनी स्पीड बढ़ा के लेके जा सकता है। ये तीनों वो कर सकता है, ये नहीं कर सकता जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ ड्राइव करना। जब वो ऑफ ड्यूटी है, मतलब ऑफ ड्यूटी का मतलब आप समझ रहे हैं, उसमें कोई पेशेंट नहीं है एम्बुलेंस में, तब भी वो ये नहीं कि वो बजाता हुआ जा रहा है हॉर्न और बत्ती बजाता है, ये नहीं करना चाहिए, वो इसके लिए अधिकृत नहीं है। अगर ऐसा करता है तो वो दंडनीय अपराध है, मतलब वो उसके ड्यूटी नहीं है। अगर वो ड्यूटी से हट गया है, उसमें कोई पेशेंट, मतलब ड्यूटी से हट गया तो इसका मतलब उसकी एम्बुलेंस में कोई पेशेंट नहीं है, तो वो ये सब नहीं करेगा फिर, ठीक है। तो ये नहीं, इसके लिए अधिकृत नहीं है, बाकी सब कर सकते हैं। भारत विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और धर्मों का देश है, लेकिन देखो भारत विभिन्न, लेकिन इस तरह की विविधता इसकी राष्ट्र की भावना के मार्ग में मुख्य बाधा बन सकती है। निम्नलिखित में वह कौन सा एक प्रमुख कारक नहीं है जो सांप्रदायिक असामंजस्य पैदा करता है? अभी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, हरियाणा के नूह में हिंसा हुई, दो अलग अलग विशेष समुदाय थे, हो गई हिंसा। मतलब ये बोलना चाह रहे वो सांप्रदायिक हिंसा ही थी। सांप्रदायिक हिंसा में असमंजस्य पैदा करता है, ऐसा इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिसकी वजह से इस सांप्रदायिक हिंसा पनप सकती है, लेकिन कोई एक ऐसा जिसकी वजह से नहीं पनपेगी? तो देखो भाषा विविधता की वजह से ही पनप सकती है। कोई किसी को कहे तुम तो साला उर्दू बोलते हो, तुम तो हिंदी बोलते रहते हो, जैसा आपने देखा साउथ इंडिया में तमिलनाडु वाले, तमिल अपनी क्षेत्रीय भाषा जो तमिल है उसको लेके कई बार मतलब रहता है। वहाँ पे आप जो भी प्रवासी मजदूर काम करने जाते हैं बिहार से, यूपी से, उनके साथ भाषा की वजह से एक भेदभाव होता है। तो और दूसरा सांस्कृतिक विभिन्नता, सांस्कृतिक आप समझ ही रहे हैं, जो भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनकी वजह से भी हो जाता है, और धर्म की वजह से तो हो ही जाता है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज पे हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। इसके आधार पर कोई भी हिंसा नहीं बढ़ेगी, कोई भी सांप्रदायिकता नहीं होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। बाकी इन तीन के आधार पर सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है। ये देखो जनरल सी बात है, इसको समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं, और इसका कोई लॉजिक सही नहीं। आप एक जनरल ह्यूमन बीइंग हो, आप पुलिस वाले बने, आप अपने आप को भी इसमें अप्लाई करो बस, ठीक है। वंचित बच्चे, देखो अगला सवाल देखो, वंचित बच्चे निम्नलिखित स्थितियों में इस एक को छोड़कर अन्य सभी के कारण पीड़ित होते हैं। वंचित बच्चे कौन होंगे? जो वंचित हैं,
और जो वंचित होगा उसके उसे उसे किस चीज़ का अभाव होगा, उसके बाद धन का भी अभाव होगा, शिक्षा का तो अभाव होगा ही होगा, पोषण का भी अभाव होगा। वंचित है ना वो, वंचित का मतलब उसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, ज्ञान का अन्य सभी कारण के कारण पीड़ित होते हैं। वो किस कारण से पीड़ित होगा, वो इसी कारण तो पीड़ित हो रहा है, शिक्षा के अभाव की वजह से पीड़ित है, पोषण का अभाव है, पोषण मतलब अच्छा खान पान नहीं मिल रहा, और धन का अभाव, इन वजह से वो पीड़ित है, ना कि इस वजह से मुझे मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है। पहले इनके नहीं, वो जो वंचित है उसकी मूलभूत आवश्यकता ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ज्ञान के अभाव के कारण वो पीड़ित नहीं है, बाकी चीज़ों के कारण वो पीड़ित है। वंचित, उसी वंचितता का क्रम यही है, वंचितता यही है कि हमें सही से खाने के लिए नहीं मिल रहा, हमारा पोषण हमारे पास धन इतना नहीं कि हम सही से अपनी जगह शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे लगा सकें। नेक्स्ट सवाल देखिए, सेमी एक नारकोटिक्स अधिकारी है और वह अपने काम के लिए हिस्से के रूप में कई कार्य निष्पादित करता है, निम्नलिखित में कौन सा एक उसका कर्तव्य है। नारकोटिक्स अधिकारी समझते हैं आपने, अगर थोड़ी सी देखो जानकारी अगर हो तो मैं बता देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले की बात, 2-4 महीने पहले की बात, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, उसको एक ड्रग्स के केस में कि हाँ उन लोग ड्रग्स पार्टी करने का प्लान था, उसमें उसको एक नारकोटिक्स अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया था। तो नारकोटिक्स अधिकारी वो होते हैं जो ड्रग्स को कंट्रोल करते हैं, ड्रग्स के सेवन को, ड्रग्स के बाज़ार में आने को, ड्रग्स की सप्लाई को, हर तरीके से अवैध रूप से बाज़ार में ड्रग्स की सप्लाई को नियंत्रित करते हैं। उनका ये मुख्य कर्तव्य है नारकोटिक्स अधिकारी। अब वो देख लीजिए है क्या इसमें कहीं, हत्या की जांच के लिए पुलिस है, देश में हत्या लाने के लिए इनको भी कोई, इनकी ये भी मतलब इनका मुख्य काम नहीं है। नेताओं को विभिन्न कार्यक्रमों में देने की ये भी नहीं है। मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं का जांच करना, ये इनका मुख्य कार्य है नारकोटिक्स का, ठीक है। वही जो मैं बता रहा हूँ, मादक पदार्थ, नशे वाले पदार्थ। अगला सवाल देखिए, जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित में से सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है। भाई जनता, अब अपने ऊपर फॉलो कीजिए बस, हमारी सबसे बड़ी शिकायत क्या है पुलिस से, बस ये देख लीजिए, वही इसका उत्तर हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इनको अलग से नहीं, बस आप अपने ऊपर फॉलो कीजिए, हमारे अपनी जनरल लाइफ में फॉलो कीजिए। समय पर अपराध स्थल पर नहीं पहुँचना, ये तो नॉर्मल चीज़ें होता ही है, अपराध बता के नहीं होता तो वो नहीं पहुँच पाएंगे। गैंगस्टर के द्वारा की गई शिकायत दर्ज करने से मना करना, ऐसा तो कुछ नहीं, शिकायत तो दर्ज कर लेते हैं गैंगस्टर, गैंगस्टर वाला इशू नहीं है, हम जनता वाली बात कर रहे हैं। गैंगस्टर जनता से अलग है, जनता का मुद्दा नहीं है ये, जनता नहीं कह रही कि तुम गैंगस्टर की शिकायत दर्ज नहीं कर रहे। यातायात संबंधी मामलों को हल करने की कोशिश नहीं करना, ये भी जनता का इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में लेना और उसे याद न देना, ये सब ये है। अवैध रूप से किसी को भी उठा के ले जाएंगे, ना कोई वारंट ना कुछ, कभी दिखाते हैं वारंट गाँव में, देखो अवैध रूप माना जाता है। जब आपको प्रॉपर वारंट के साथ अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता वो अवैध रूप है। तो अवैध रूप से ले लेंगे किसी को हिरासत में, किसी ने थोड़ा बहुत पैसा भर दिया, आपस में 2 लोगों में लड़ाई हुई, दूसरे ने पैसा दिया थोड़ा, उसको अवैध रूप से ले जाएंगे, थोड़ा बहुत पीटे पाटेंगे, उसको याद ना देंगे। ये सबसे ज़्यादा शिकायत है पुलिस के बारे में, ठीक है। अगला सवाल देखो, सैम अपने लंच ब्रेक के दौरान एक पार्क में बैठा है, उसके बगल में एक युवक बैठा अपना लंच कर रहा है। वह खाना खत्म करता है और फिर खाली कंटेनर को, मतलब जो खाली बॉक्स उसके खाने का, उसे नीचे डालकर, खाली कंटेनर को बेंच के नीचे डालकर जाने के लिए तैयार होता है। युवक के व्यवहार पर सैम की क्या प्रतिक्रिया। सैम की जगह आप अपने आप को रखिए, आप हैं किसी पार्क में जाकर बैठो, आपके बगल में कोई बैठा हुआ खाना खा रहा है, किसी प्लास्टिक या जो भी किसी चीज़ में, खाना खाने के बाद उसको उस आपकी बेंच के नीचे डाल दे, डालने की तैयारी करे या डाल रहा हो आपके सामने। अब आपका व्यवहार क्या होगा, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। बस उसे जाते हुए देखते रहें और कुछ भी ना कहें, ये जिम्मेदार नागरिक की बात है। नहीं, खाली कंटेनर किसी कचरा पेटी में डालने का उससे अनुरोध करें, ये हो सकता है ना। युवक के पास जाए और उसे थप्पड़ मारे, क्यों भाई, ये भी ज़रूरत नहीं। उसकी फ़ोटो लें और सोशल मीडिया में, क्या भाई इसकी ज़रूरत क्या है, ये अच्छा है ना। ये खाली कंटेनर को किसी कचरा पेटी में डालने के लिए उससे अनुरोध, उससे ये तो बोलेंगे भाई यार जो कचरा तुमने खाया ना डिब्बा, भाई इसको यार उसमें डाल देना कचरा बॉक्स, यही तो बोलोगे ना यार, जनरल वे में सोचो। तो यही आंसर है बस। बताओ क्या है, पुलिस में आए हुए प्रश्न है भैया, मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूँ, बहुत आसान है यार। चलो अगला सवाल देखो, बाढ़ सड़क पर जाते हुए एक युवा जोड़े, बाढ़ भी कोई व्यक्ति है, वो सड़क पर जाते हुए एक युवा जोड़े को देखता है, उसमें एक स्त्री और एक पुरुष है। जोड़ा, युवा जोड़े का मतलब एक स्त्री और पुरुष, एक दूसरे से लड़ते हुए देखता है। अचानक पुरुष महिला को घूंसे मारने लगता है। इसमें पुरुष क्या है, महिला को मारने लगता है। ऐसी स्थिति में बाढ़ द्वारा किया गया सबसे बेहतर कदम को, अब आप बाढ़ की जगह अपने आप को रख लो, आप जा रहे हो,
रास्ते में देखो लड़का लड़की जो स्त्री पुरुष जो भी हैं वो लड़का लड़की हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वो आपस में लड़ रहे थे। थोड़ी देर में आपने देखा जो जेंट्स था वो लेडीज़ को पीटने लगता है। अब आप क्या करेंगे? तुरंत कोशिश करें और लड़ाई से रुकवाएं, पुलिस को फ़ोन कर शिकायत करें। देखो ये विकल्प दे रखे हैं। कोशिश करें लड़ाई को, पुलिस को फ़ोन से शिकायत करें, दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, पीड़ित से बात करें। क्या है पीड़ित से बात करें, सांत्वना दें? ये क्या है दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड करें सोशल मीडिया? ये नहीं हमारे बेसिक। कोशिश करें और लड़ाई को रुकवाएं, या तो ये हो सकता है या ये पुलिस को फ़ोन कर शिकायत करें। तो सबसे अच्छा है कि आप लड़ाई क्या रुकवाएंगे, सबसे अच्छा है पुलिस को फ़ोन करें, शिकायत करें, बस। लास्ट सवाल है, नील एक सर्जन है, नील एक सर्जन है जो अनिल पर बहुत जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने जा रहा है। एक सर्जन है नील और अनिल की वो मस्तिष्क की सर्जरी करने जा रहा है। नील के निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिल को मानसिक शांति देगा? मुझे मान लो नील की जगह मैं हूँ या आप हैं कोई भी, मेरा कोई डॉक्टर अब ऑपरेशन करने जा रहा है मस्तिष्क का, तो मुझे सबसे अच्छा सोच के क्या खुशी होगी बताओ? जो डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करने जा रहा है मस्तिष्क का, मैं क्या सोचूंगा? नील की जगह अपने आप को रख लिया मैंने, आप भी रख के देखो, मैं क्या सोचूंगा? सम्मान की भावना, यार मेरा ऑपरेशन कर रहा है, मेरा इसके प्रति सम्मान आ रहा है। ईमानदारी, अरे यार मेरे दिमाग में कितनी ईमानदारी वाली बात है, मेरा ऑपरेशन करने जा रहा। करुणा, मुझे उसके प्रति करुणा आएगी, करुणा तो उसे मेरे प्रति नहीं, उसकी दक्षता, मुझे पता रहेगा ये डॉक्टर बहुत फेमस है, इसने कोई भी ऑपरेशन ख़राब नहीं किया, तो मुझे भी खुशी लगेगी उसकी दक्षता के बारे में। उसकी दक्षता के आधार पर मुझे खुशी होगी, मुझे बेफिक्र होकर जाना चाहिए ये दक्ष डॉक्टर है, ये ऑपरेशन अनसक्सेसफुल नहीं होने देगा, सक्सेसफुल करे। ये चीज़ सोच के मुझे मानसिक शांति मिलेगी। समझ रहे हैं आप? बस इतनी सी बात है। तो यार ये 20 सवाल मैंने कराए हैं। इसी तरीके से मैं जितने भी मैंने ये सारे पेपर में दिखा रहा हूँ जो हुए हैं, इन सबको मैं इसी तरीके से धीरे धीरे कंप्लीट कराऊंगा। साथ में अपना सिलेबस जो हम लेके चल रहे हैं, जैसे अभी रीजनिंग, फिर हम मैथ, और फिर जीएस, फिर हिंदी, मतलब भी ऐसे प्रॉपर पूरा कराऊंगा, सारे पेपर कराऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, गारंटेड सिलेक्शन दिलाऊंगा। बस बने रहो। और आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्दी अपना ऐप भी ला रहा हूँ, सब कुछ फ्री पढ़ाऊँगा। ऐप पे भी डिजिटल बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत जल्दी 30-35 दिन में, 40 दिन में मैं अपने डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों को क्लास करता हुआ मिलूँगा। तो आप लोगों के लिए मैं सारी कोशिश कर रहा हूँ, भरोसा करिए, आप भटकने से बच जाइए, नौकरी मिल जाएगी आपको। ठीक है, थैंक यू यार, गुड नाइट।